नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। टैग लाइन बन चुकी है ये तो हमारी आपसे पूछने की। मेन बात है आपकी तैयारी की। तो तैयारी आपकी सही दिशा में जा ही रही होगी, सही डायरेक्शन आपने पकड़ रखी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ और ऐसी कामना भी करता हूँ। आपका पैट का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, अब बिल्कुल आपके पास में समय नहीं है। तो ऐसे समय में कोई भी नई चीजें बहुत ज्यादा कवर करने से बचना चाहिए। जब एग्जाम हमारे पास में आ जाता है, बिल्कुल समीप एग्जाम आ जाए, तो इसी कड़ी में एग्जाम में आपके 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे किसी भी हालत में मिस ना हो, उसके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। रीजनिंग के पीवाईक्यूज हम देख चुके हैं कि पहले कैसे पीवाईक्यूज हमसे पूछे गए हैं, और प्रैक्टिस सेट की कड़ी में ये आपका आज तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपकी अवचेतन स्टडी पर अवेलेबल है, तो कृपया जाएं और वहां से लाभ उठाएं। तो साथियों, एग्जाम नजदीक है, बिना देर करते हुए चलते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। आज हमारा होने वाला है प्रैक्टिस सेट तीसरा, जो यूपी ट्रिपल एससी पैट की आगामी आने वाली जो आपकी परीक्षा है उसके दृष्टिगत बहुत उपयोगी आपके लिए साबित हो सकता है ना। तो अभी क्या है, अभी कम से कम 6-7 प्रैक्टिस सेट हम लोग और करेंगे, लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर क्या कह रहा है हमसे कि 50 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 10 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, 50 मीटर उसने कपड़ा बेचा, 10 मीटर के बराबर उसे लाभ प्राप्त हो गया। सही है भाई। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि दुकानदार को मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ का प्रतिशत कितना है? 50 मीटर बेचा था, 10 का लाभ हुआ, तो 40 पर 10 कितना होता है? 40 का 10 कितना होता है? बिल्कुल ओरली कर लेना है, ये होता है 25%। तो 25% हमारा लाभ हो जाता है, बात खत्म। 50 मीटर कपड़ा बेचा, 50 मीटर उसने बेच दिया, उसमें से उस पे उसको 10 का लाभ हुआ। 10 मीटर के बराबर, 10 मीटर के बराबर कितना हुआ? लाभ हुआ, है ना। तो बाकी के 40 में तो उसकी बचत ही निकल गया, जो उसने जो खर्च किया था, जो उसका खर्च था वही निकल के आया ना। 40 से बराबर हुआ, 10 का लाभ हुआ, 10 मीटर कपड़े के बराबर। तो 10 मीटर जो 40 का कितना परसेंट है? 10 40 का कितना होता है? चौथाई होता है। तो चौथाई का मतलब 25% ही तो होता है। इतना काम करना था, पेन पेंसिल बहुत ज्यादा चलाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि एक परीक्षा में किसी छात्र से 4/5 5/4 बताने को कहा गया है, लेकिन भूल से उसने जो है 10 दिया है। इसका जो है थोड़ा सा मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है इसमें। तो उसका सही उत्तर क्या है? 20 कम था। तो सही संख्या क्या है? एक उससे जो है 5/4 बताने के लिए कहा गया है। इसमें जो है इसका सही उत्तर है, सही उत्तर नहीं है, सही क्वेश्चन हम इसको कर लेते हैं। सही क्वेश्चन ये है इसका 3/5 बताने के लिए कहा गया था। उससे 3/5 बताने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने भूल से जो है 4/10 निकाल दिया है। इसको करेक्ट कर लेना। 3/5 उससे पूछा गया था और उसने 4/10 दे दिया है आंसर निकालकर। तो उसका आंसर 20 लेस देन है। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा तो गया था 3/5, निकाल के दे दिया 4/10, है ना। 4/10 हमने निकाल के दे दिया, गलती ये थी। अब देखो इस वाली जो फ्रैक्शन है, इसको अगर इसका हर बराबर करा जाए तो मल्टीप्लाई बाई ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 6/10 निकल के आ जाएगा। अब बराबर हो गया, मतलब अब क्या है, हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। हमसे 6/10 पूछा था, 6/10 पूछा था, 4/10 निकाल के हमने दिया। तो भाई कितना? 2/10 का अंतर हो गया ना। 2/10 कम दिया। अब ये जो 2/10 है वो जो है 20 कम था। 2/10 की वैल्यू कितनी है? 20। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 2 की वैल्यू आपका हो गया कि जी 200 हो जाएगी, और 1 की वैल्यू हो जाएगी 100। तो हमसे यही तो पूछा था कि इसकी सही संख्या क्या है। तो सही संख्या जो 1 है उसका मतलब है 100, है ना। आप अभी भी अगर भिन्न इसकी समीकरण बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं तो कृपया करके वो काम ना करें। एग्जाम में जितना ज्यादा हो टाइम बचाना है हमें। बताएं कि इनमें से कौन सा एक भिन्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट? दिन में से कौन सा भिन्न है? भिन्न का मतलब वो वाली भिन्न नहीं है, मैथ वाली। भिन्न से मतलब है डिफरेंट से। तो काली मिर्च, नमक, धनिया, जीरा,
बताओ, काली मिर्च, नमक, धनिया और जीरा, ये चार आपको दिए गए हैं, इनमें से भिन्न क्या है? हमें दिखाई दे रहा है नमक जो है ये मसाले में नहीं आता, जो काली मिर्च है, धनिया है, जीरा है, ये तीनों की तीनों चीजें जो है मसाले में आती हैं, है ना। मसाले के अंदर ये सारी चीजें, तीनों चीजें आती थी। बताइए कि इनमें से कौन सा एक भिन्न है। अब इनमें फिर से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। तो एक ऑप्शन दिया हुआ है गोट का, एक काफ का, कब का और लैम्ब का, ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, डिफरेंट पहचानना है। तो अब इसमें से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो गोट है वो भिन्न है, क्योंकि बाकी के सारे क्या है? बाकी के सारे जानवरों के बच्चों को पुकारे जाने वाले शब्द हैं, जिनसे जानवरों के बच्चों को पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि यदि मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है इतना इतना, तो इसका मान कितना होगा। तो देखो जो हमें दिया हुआ है 2, 3, 6, 5 और 9 दिया है। तो मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड करना, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई करना, ओके। और माइनस का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ है माइनस। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसको क्या कर सकते हैं हम? 2/3 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 कर सकते हैं, प्लस 5 माइनस 9 इसको कर देते हैं। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। सेकंड लगानी है इनमें, सेकंड इन क्वेश्चनों को करने में। इतना मैंने टाइम लगाया ना, इतना भी टाइम नहीं लगाना। निम्नलिखित में से गायब संख्या बताइए, कहां गायब है, कहां क्या गायब हो गया है, जरा ढूंढो भैया कौन गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें देख लेते हैं। गायब संख्या बताइए, हमसे पूछा है, सही विकल्प चुनना है। गायब कहां पर है? यहां क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर गायब है। अब पहचानो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न यहां पर, किस तरीके से हम यहां पर ये संख्या रखेंगे। अब जरा देखो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो और इनकी मल्टीप्लाई करो, और जो रिजल्ट आए उसको देख लो। 2 0 0 0 8 0, 2 एकम 2, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 6 6 18, 9 दूनी 18, तो 2 दूनी 4, ऐसे ही 4 की वो नंबर जिससे मल्टीप्लीकेशन के बाद में 4 ही आए, तो ऐसा नंबर 1 होगा, और 1 हमारे ऑप्शन नंबर सी में मुझको दिखाई दे रहा है ना। तेजी से सारे सवाल करते हुए चलेंगे, 50 क्वेश्चन है तो करने में टाइम लगेगा। बिना वजह की वीडियो को खींचने में कुछ नहीं जाता, लेकिन जहां समझाने की बात होगी तो आपको मैं समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम दौड़ लगाते हुए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमसे कह रहा है? ब्लड रिलेशन वाला है। देखो के का पिता एल है, जो के है, के का पिता है एल, हमें पता चल गया, एल का जेंडर भी पता चल गया। एम की मां ए है, ठीक है, एम की मां ए है। के का भाई एम है, तो के का भाई है कौन? एम, भाई है एम, तो एम का जेंडर पता चल गया। और एम की मां ए है, एम की मां है ए, तो ये चीज भी हमें पता चल गई कि एल और ए जो है आपस में कपल है। के का भाई एम है, इतना हो चुका है। ए का बेटा बी है, ए का बेटा है, एक और बेटा है, ए का बी है, जो एल और ए का भी, एल और ए का बेटा है बी। यदि बी की बहन ई है, अब बी है, उसकी एक सिस्टर और है ई, ठीक है, तो के का ई से क्या संबंध है? के का ई से क्या संबंध है? अब देखो, हमें सबके जेंडर यहां पर एकदम प्रॉपर डिफाइन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास में के जेंडर के बारे में क्वेश्चन मार्क है कि के मेल है या फीमेल है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या भाई हम किसको कह सकते हैं, के का ई से क्या संबंध है, यानी कि के ई का क्या लगता है। ये तो हमें पता है कि के ई की ही पीढ़ी का आदमी है, इसी जनरेशन से रिलेटेड है, उसका भाई है या बहन है ना। तो भाई हम कंफर्म कर नहीं सकते, बहन भी हम कंफर्म नहीं कर सकते, चाचा भी हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर जाना पड़ता एक स्टेप, भाई या बहन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरीके से आप ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन भी अपने कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है ना। क्या कहता है ये हमसे? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जिस तरीके से ये रिलेटेड है, ऐसे ही यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? असली। असली का मतलब होता है जो प्रमाणिक हो चुका हो। और मृत तृष्णा का क्या मतलब होता है? क्या छवि होता है, क्या प्रतिबिंब होता है, क्या वाष्पोत्सर्जन होता है। लेकिन हम जानते हैं मृत तृष्णा क्या होता है? भ्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मृत तृष्णा क्या होती है? ये भ्रम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन हमारा ज्यादा बड़ा हो गया है, तो चलो इसको थोड़ा सा और बोर्ड पर फिक्स कर लेते हैं। कौन सा टेबल कुर्सी फर्नीचर के बीच के सही संबंध को दर्शाता है? तो हम जानते हैं कि टेबल होता है और कुर्सी होती है, और दोनों के दोनों ही क्या है? फर्नीचर की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, बहुत आसान सवाल था,
करने में परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया था, इसका ऑप्शन निकाल दिया था हमने, ऑप्शन नंबर ए, है ना। बाकी थोड़े थोड़े तो आपस में रिलेशन है नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं या दो एक जैसे हैं, या तो फर्नीचर के अंदर में केवल टेबल आता है चेयर नहीं आती, या फिर चेयर आती है और टेबल नहीं आती, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आपके बोर्ड पर, ए और बी विवाहित जोड़े हैं, ठीक है, ए और बी जो है विवाहित जोड़े हैं, दोनों कपल है, एक्स और वाई भाई हैं, ठीक है, एक्स और वाई भाई हैं, यानी कि दोनों का जेंडर हमें कंफर्म हो चुका है, एक्स ए का भाई है, एक्स जो है ए का भाई है, एक्स ए का भाई है, ठीक है, एक्स ए का भाई है, और एक्स और वाई भी आपस में भाई हैं, ठीक है। उपयुक्त जानकारी के आधार पर बताएं कि वाई बी से किस प्रकार संबंधित है। ए और बी विवाहित जोड़े हैं, उपयुक्त जानकारी के आधार पर बताएं कि वाई बी से किस प्रकार संबंधित है। अब बताओ क्या वाई का जेंडर, हमें ये रिलेशन नहीं पता चल रहा कि यहां पर क्या आएगा। ए और बी विवाहित जोड़े हैं, लेकिन इनका जो है जेंडर हमको कंफर्म नहीं है कि कौन सा इनमें मेल है कौन सा फीमेल है। एक्स और वाई भाई हैं, वो चीज हमें ठीक है, हमने मान ली एक्स और वाई भाई हैं, एक्स ए का भाई है, एक्स जो है ए का भाई है, ए का भाई है, लेकिन ए का जेंडर अभी भी नहीं कंफर्म हो रहा कि ए मेल है या फीमेल है। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वाई बी से किस प्रकार रिलेशन है में है, वाई का बी से क्या संबंध है, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 11th क्वेश्चन, ये हमसे क्या कह रहा है, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एक्सरसाइज इज रिटन एज, इस तरीके से एक्सरसाइज को लिखा जा रहा है, तो हमको पहचानना है कि कैसे लिखा गया है, और उसी हिसाब से इसको हमें लिखना है, बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज इन ए सर्टेन लैंग्वेज कोड लैंग्वेज, एक्सरसाइज को ऐसे लिखा जा रहा है। तो हम दिखाई दे रहा है हमें कि ई एक्स ई आर सी आई एस ई, है ना, इस तरीके से लिखा जा रहा है, ई एक्स ई आर सी आई एस ई, ये वाला। तो जो ई एक्स ई आर सी आई एस ई, इसको कैसे लिखता है, ऐसे लिख रहा है, ई एक्स फिर ई आर सी आई और एस ई, इस तरीके से तो लिख रहा है। तो हमारा जो ये हमें वर्ड दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, डी यू सी ए टी आई, ये आई है, टी आई ओ एन, तो ओ से शुरू होगा, हमें पता चल गया ओ से शुरू होगा, एन से, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही हमें दिखाई दे रहा है। बाकी ये एन से शुरू हो रहा है, ये टी से, ये डी से शुरू हो रहा है, एज इट इज लिखा हुआ है, तो ए वाला, है ना। तो हमें अपना ऑप्शन मिल चुका है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको आदत हो जाए कि हमें जो है टाइम इसमें स्पेंड नहीं करना है। और रीजनिंग के सवाल 5 सवाल आपने कर लिए, बहुत मार्जिन बैठता है, ठीक है, 5 क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है, किसी सांकेतिक भाषा में 15789 को XTCAL, ठीक है, 2346 को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड में 23579 को क्या लिखा जाएगा। पहले मैं देख लूं जो मेरे पास में वर्ड सेम है क्या सही है क्या, NPSU, NPSU ऊपर तो कहीं है ही नहीं, ठीक है, इसको एज इट इज मान लेते हैं, 2346 ऊपर नहीं है, तो 235, तो 23 को क्या लिखा जाएगा, NP, 23579 पूछ रहा है ना मेरे से, 23579 मुझसे पूछा है, तो NP से शुरू होने वाला वर्ड होगा, और NP से शुरू मेरे पास में एक ही ऑप्शन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास में यहीं आ जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे खुद से ही। इस चक्कर में मत पड़ना कि इसके बाद भी अरे और कंफर्म कर लूं, अरे और कंफर्म कर लूं, ठीक है, टाइम नहीं गवाना है बिल्कुल भी, कंफर्म हो जाए, सॉलिड एकदम तरीके से अपना आंसर फिलअप करके आओ। इनमें से कौन सा ऐसा है जो अन्य सभी से भिन्न है, तो 143, 123, 119, 137, इनमें से हमें ये छांटना है कि कौन सा बाकी से भिन्न है। देखो सारी की सारी तुम्हें दिखाई दे रही होंगी, विषम संख्याएं हैं। अब इनमें ये देख लो कि कौन सी भाज्य है कौन सी अभाज्य है। 143 जो है 11 से कट जा रही है, 123 जो है 3 2 5 1 6, ये 3 से कट जाएगी, और 9 10 11, 119 जो है 119 17 7 119 हो जाती है, 7 से कट जाएगी, 7 1 7 7 7 49, लेकिन 137 जो है किसी से भी नहीं कट रही है, तो इसलिए जो है 137 जो है डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 137 जो है एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 14 में ये सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि क्या आएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसी तरीके से 9 दूनी 18,
दूनी 36 दूनी क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 72। एकदम इजी सा क्वेश्चन आपके सामने आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। यदि 9 दिसंबर 2001 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा, आप बताओ भाई। 9 दिसंबर 2001 को क्या है, रविवार है, तो 9 और 7 16 है ना, 7 23 और 7 23 और 7 30 हो जाएगा, तो 30 तारीख को भी हो जाएगा हमारा रविवार, 30 तारीख को भी रविवार हो जाएगा, तो 31 तारीख को क्या हो जाएगा, 31 तारीख को सोमवार हो जाएगा। कुछ करना था इसमें, इन क्वेश्चंस में कुछ करना है, नहीं करना, अभी तक नहीं करना, अभी देखते रहो आगे आगे, आपको और भी प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, इसको इस तरीके से चेंज करा जाता है, एक सर्कल है उसके अंदर त्रिभुज है, लेकिन फिर क्या हो जाता है कि त्रिभुज के अंदर सर्कल हो जाता है। तो अब क्या होगा, ये जो वर्ग है इसके अंदर इस तरीके से समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज इसको हम बोलेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, अब समांतर चतुर्भुज बाहर आ जाएगा, उसके अंदर वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में मुझे आकृति दिखाई दे रही है ना। बाकी ये तो एज इट इज है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये टच नहीं कर रहा इसको, है ना, और ये वर्ग के अंदर वर्ग बना दिया, कोई भी हो। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है, ऐसा कौन सा है इनमें से जो बाकी के सभी से भिन्न है। ओ ओ पी, आर आर टी, एस एस टी, टी टी यू। अब बताओ, ओ के बाद में पी आता है, बिल्कुल आता है, डबल कर रखा है, कोई बात नहीं। आर के बाद में टी आता है, नहीं आता। आर के बाद में आता है एस, तो ये आर आर एस होना चाहिए था, ऐसे ये एस एस टी, क्योंकि एस के बाद में टी आता है, और टी टी और यू, तो ये वाला क्या है, डिफरेंट है, जो बाकी के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। समझ रहे होंगे, इजी क्वेश्चन है, लगा रहे होंगे तो कॉन्फिडेंस भी बनता जा रहा होगा, बनना भी चाहिए। 18 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 18 क्वेश्चन कहता है कि इस समूह में अगला क्या होगा। देखो, इस समूह में अगला क्या होगा, ये एक सीरीज बनती जा रही है ना। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। आप देखो, ए है ना, यहां देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। ए के बाद में ई, तो बी सी डी गायब हो जाते हैं। ई के बाद में आई आ रहा है, तो एफ जी एच गायब हो जाते हैं। आई के बाद में एम आ रहा है, तो जे के एल गायब हो जाते हैं। एम ऐसी क्या होना चाहिए, एन ओ पी को गायब कर दो, क्यू से शुरू होना चाहिए, तो क्यू से ऑप्शन मुझे वैसे तो एक बिल्कुल सीधा सीधा मिल जाता है, तो यही मेरा आंसर भी होगा। बाकी अगर तुम्हें चेक करना है तो देख लो, सी के बाद में यहां पर क्या होता है, सी के बाद में एच आ रहा है, तो डी ई एफ जी, ये चार को गायब करता है एच के बाद में एम आ रहा है, तो आई जे के एल चार को गायब करता है। एम के बाद में आर आ रहा है, तो क्या करता है, एन ओ पी क्यू को गायब कर देता है। ऐसे ही आर के बाद में यहां पर क्या आएगा, फिर अब यहां पर क्या आएगा, आर के बाद में एस टी यू वी को गायब कर दिया जाएगा, और यहां पर आ जाएगा डब्ल्यू, है ना। मैं सही डायरेक्शन में जा रहा था, सही मैंने लॉजिक लगाया था, मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। यदि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, यदि ए जमा बी घटा सी गुणा डी भाग दर्शाता है तो इसका मान क्या होगा। ये हमें जो समीकरण टाइप की दे रखी है, तो इसका मान क्या होगा। तो क्या है, 8 है, 5 है, 4 है, फिर से 5 है, बी और 9 है, तो ए की जगह प्लस कर दो, सी की जगह पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और डी की जगह पे क्या कर दो, भाग, और बी की जगह पर कर दो माइनस कर दो। तो अब इसको जरा आप सॉल्व कर लो, तो इस 5 से इस 5 को खत्म कर दो, है ना, इस 5 से इस 5 को खत्म कर दो, 8 4 12, 12 में से 9 गए, तो 3 इज द आंसर। ये देखो, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले क्या करना है, तुरंत से इसके नंबर गिन लेने हैं, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो 15 वाले को 3 3 या 5 5 में डिवाइड कर लो, 3 में कर लेते हैं, 3 में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हमें दिखाई देगा कि ये ए बी बी की सीरीज बन रही है, खुद भी तो देखना, खुद का कॉमन सेंस भी लगाना, तो ए देन बी बी, फिर बी आ जाएगा, ए फिर ए आ जाएगा, फिर बी बन रहा है, यहाँ पर 2 ए और आ जाएंगे, तो ए बी और ट्रिपल ए जहां पर भी दिखाई दे जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ए बी ट्रिपल ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक निश्चित कोड भाषा में, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में आप सामने से देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी को KALHOGA ये लिखा जाता है, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स को ये सब लिखा जाता है,
मनी मेक्स ओनली पार्ट को इस तरीके से कोडिंग किया जाता है और डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स को ये लिखा जाता है। तो दिए गए कोड भाषा में मनी के लिए क्या प्रयोग किया गया है, मनी के लिए क्या वर्ड क्या प्रयोग किया गया है, कौन सी कोडिंग मनी के लिए प्रयोग की गई है। अब अगर हम देखें तो मनी कहां पर है, ये जो वर्ड है मनी ये कहां पर आया है। एक तो इसमें आया है इकोनॉमिक्स नोट, मनी यहां पर दिखाई मुझे दे जाता है, और डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स, ठीक है, मनी मेक्स ओनली पार्ट है ना, यहां पर ये मुझे इस वाले सेंटेंस में भी दिखाई दे जाता है। तो अब जरा इनको आपस में कंपेयर करें कि इकोनॉमिक्स यहां पर है, कहीं नहीं है, इज है नहीं है, नोट है नहीं है, केवल मनी है। तो इसकी कोडिंग क्या है, इसकी कोडिंग है KALAHOGA। तो जबकि मतलब वो जो दोनों में कॉमन है हमें वो छांट लेना है। तो क्या के इधर है, के नहीं है, LA है। तो मनी के लिए कोडिंग क्या हो गई, मनी के लिए कोडिंग हो गई LA। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से इसमें बाकी को एलिमिनेट करके जो हमें दिया होता है उसके लिए हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है कि रमेश अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधा चला। ठीक है, कहीं पर भी रमेश का विद्यालय था वहां से वो 2 किलोमीटर सीधा चलता है, मान लिया मैंने 2 किलोमीटर सीधा चलता है, यहां से रमेश का स्कूल था। तब वह बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंचा। तब वो अपने यहां से इस तरफ फेस है, मान लीजिए वो अपने बाएं मुड़ा और फिर 1 किलोमीटर चला और अपने घर पहुंच गया। यदि उसका घर उसके विद्यालय से दक्षिण पूर्व में है, यानी कि अब ये जो डायरेक्शन है इसके विद्यालय से ये दक्षिण पूर्व बैठ रही है ना, दक्षिण और पूर्व के मध्य में बैठ रही है। अब बताओ भाई, यदि मैं यहां साउथ कर दूं, यदि मैं इधर की तरफ साउथ कर दूं, तो हमें पता है एक चीज, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से पता है कि यदि हमारा फेस ईस्ट की तरफ हो तो राइट हैंड की तरफ साउथ होता है ना। तो अब मुझे ये वाला ईस्ट करना पड़ेगा, दोनों के बीच में जब भी तो साउथ ईस्ट आएगी, दक्षिण पूर्व जब भी तो आएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, अब मैं ईस्ट की तरफ फेस करूंगा तो इधर की तरफ हमारा साउथ आ जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसके अपोजिट जा रहा होता, यदि मैं इसके अपोजिट जा रहा होता, मान लो इधर की तरफ साउथ कर देता, इधर की तरफ ईस्ट कर देता, तब क्या बात बन पाती। अब मैं ईस्ट की तरफ फेस करता तो लेफ्ट हैंड की तरफ क्या जा रहा था, साउथ। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये क्या है, हमने सही पकड़ा था पहली बार में ही कि ये डायरेक्शन तो है साउथ, है ना, ये डायरेक्शन है साउथ, और ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है मेरे पास में ईस्ट है। ईस्ट की तरफ फेस करा तो राइट हैंड साइड की तरफ साउथ आ जाएगा। तो अब हमसे पूछ रहा है कि रमेश ने अपने विद्यालय से कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो रमेश अपने विद्यालय से किस डायरेक्शन में चला था, दक्षिण दिशा की तरफ ही तो चला था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने ये रहा कि यदि किसी कोडिंग सांकेतिक भाषा में फादर को इस तरीके से कहा जाता है तो मदर को उसी सांकेतिक भाषा में क्या कहा जाएगा। तो हम देख लेते हैं जरा भाई, हमारे पास में है FATHER, तो इसको क्या कहा जा रहा है, U, Z और G और S, देन V और I इसको कहा जा रहा है, नंबरिंग कर ली जाती है। तो F के लिए 6, A के लिए 1 है ना, A के लिए 1, T के लिए कितना आ जाता है 20, H के लिए कितना आ जाएगा 8, E के लिए 5 और R के लिए आ जाता है 18। इसी के साथ में I के लिए 9 होता है, V के लिए होता है हमारे पास में 22, S के लिए 19 होता है, G के लिए हमें पता है 7 होता है, और Z के लिए 26 होता है, और U के लिए होता है 21। अब देखो, हमें आमने सामने देखने पर अगर हम ध्यान से देखें, जरा सा गौर फरमा दें, तो ये पता चल रहा है कि इनका योग जो है आपस में 27 हो रहा है। और हम जानते हैं जिनका दो अल्फाबेट्स का नंबर आपस में ऐड करके 27 हो जाता है तो वो एक दूसरे के अपोजिट नंबर होते हैं, यानी कि अपोजिट नंबर्स को यहां पर यूज किया गया है। तो इसी तरीके से जो MOTHER ये मुझे वर्ड दिया हुआ है, इसके मैं अपोजिट नंबर देख लेता हूं। तो M का होता है, मुझे पता है 13 होता है, तो 13 के लिए 27 बनाने के लिए आ जाएगा क्या 14, और 14 किसका होता है N, है ना। O जो है मेरे पास में 15 होता है, तो 15 के लिए मुझे चाहिए 12, और 12 होता है मेरे पास में L का, तो N के साथ में L आते ही एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। THER की अगर बात करें तो THER एज इट इज मैं यहां से उठा के रख सकता हूं, सारे अपोजिट हैं, GSVI है ना, GSVI मैं यहां से उठा के रखता हूं। तो NL GSVI मुझे जहां भी दिखाई दे जाए NLSG है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी के सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 इस तरीके से आपका
फिनिश हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। ये जो स्टार है, आपको स्टार दिया हुआ है, इस एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें हमें क्या करना है, इनको बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए सही अंकगणितीय प्रतीक चुनिए। तो देखो इसमें मैं आपको बता दूं एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, वो आप अपना सेंस यूज करना है। अब देखो इसमें डिवाइड वाला साइन, देखो डिवाइड वाला साइन कई जगह पर है ना, डिवाइड वाला साइन 2 जगह पर है। तो अब देखो डिवाइड वाला साइन अगर लास्ट के यहां आएगा तो मुझे 4 को 9 से भाग देनी पड़ेगी, और मेरा आंसर जो है, मेरा आंसर कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा, तो वो होगा नहीं। तो ये वाला तो हटा दो, है ना। यानी कि डिवाइड ऐसी जगह पर हो जहां संख्याएं आपस में एक दूसरे को पूरी तरह डिवाइड कर पाए। तीसरे को चेक करते हैं, डिवाइड वाला दूसरी जगह पर आएगा, 3 से 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, 3 से 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको भी मैं एलिमिनेट कर देता हूं। उसके बाद में 2 लगा के देख लेते हैं, 2 + 4 6, है ना, लेकिन 4 × 12 मुझे पहले करना पड़ेगा, यहां पर 4 × 12 और 2 क्या करना पड़ेगा 14, बराबर 4 में से 9 गए तो उल्टा माइनस का 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो जाता है। अगर डी को चेक करके देख लूं तो 2 दूने 2 × 4 - 3 और +4 = क्या 9 आ रहा है। इस तरीके से मैंने हर स्टार को चेंज करा है, स्टार को उसके क्रम में चेंज करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई ये वाला फॉलो करना है पैटर्न, 2 × 4 - 3 और प्लस में 4 बराबर क्या 9 हो रहा है। देखो 4 दूनी 8 -3 और +4 बराबर 9, क्या अभी हो रहा है 8 में से 3 गए 5 और 4 9, तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं, 9 बराबर 9। तो ये वाले जो साइंस हैं ये इस इक्वेशन को स्टार की जगह रखने पर सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो यही मेरा आंसर है। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि 5:15 पर घड़ी की सुइयां किस कोण पर झुकी होंगी। अब इसमें 2 चीज हैं, अगर आपको इसका पैटर्न पता है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा पा रहे हो, या फिर आपको इसका फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला हमने आपको बताया भाई, कई बार बता चुके, 60h - 11m/2, और यहां पर इसका क्या है मोड, घड़ी की सुइयों के बीच में कोण निकालने के लिए आप h की जगह घंटे रखने हैं। कितने बच गए 60 × 5 - 11 × मिनट कितनी दे रखी है 15 दे रखी है ना, बटे 2 कर देते हैं हम, बटे कर देते हैं 2, ये हो गए कितने 300 और माइनस ये कितने हो गए 165 हो गए, 15 ढाई 150 और 15 एक बार और 165 बटे अगर 2 कर दें तो भाई 35 एक बचे, तो 135 बचे, 135 बटे 2, और जब इसको काटेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 67.5 डिग्री। तो 67.5 डिग्री हमारे पास में आंसर है ऑप्शन नंबर बी में। अब अगर एक बात बताओ, आपके दिमाग में घड़ी एकदम तुरंत से बन जाती है, तो 5:15 हो रही है ना, तो ये 4 है, ये 5 है, और यहां पर बज गए 6 बज जाते हैं। तो जब 5 बजे होंगे तो घड़ी की सुई यहां बड़ी मिनट वाली यहां पर होगी और घंटे वाली यहां पर होगी। हमें एक बात पता है कि जब मिनट वाली सुई 60 डिग्री अपना टर्न 360 डिग्री मिनट वाली सुई जो है पूरा चक्कर लगाती है, तब हमारी घंटे वाली सुई जो है 30 डिग्री चलती है ना, 30 डिग्री चलती है। अब सोचो ये कितना, इसने 90 डिग्री कवर करा मिनट वाली सुई ने, तो ये यहां से कितना खिसक गई होगी आगे, ये यहां से कितना आगे खिसक गई होगी भाई, ये 30 डिग्री होता है तो 30 डिग्री का भी चौथाई हिस्सा ये खिसक गई होगी, क्योंकि इसने 360 का आधा 90 डिग्री कवर करा। तो 30 डिग्री का आधा होता है 15 और चौथाई हो जाएगा 30 डिग्री का 1/4 कितना हो जाएगा 7.5 डिग्री। अब 7.5 डिग्री यहां से खिसक गई, ये एंगल कितना है 30 डिग्री ये है और 30 डिग्री ये है, तो 30 और 30 60 प्लस 7.5 = 67.5। ऐसे भी हम केवल एज्यूम करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे क्या कह रहा है, साथ के साथ चलते हैं, तेजी से क्लास समाप्त करेंगे। विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। देखो ये आपस में किसी तरीके से कोई पैटर्न फॉलो करते हैं, तो हमें यहां से इस संख्या का पैटर्न यहां से फॉलो करते हुए आगे क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या पुटअप करनी है कि वो क्या आएगी। अब देखो ये करके देखें जरा, 5 + 3, अगर यहां से देखें 5 + 3 पहली संख्या, पहली संख्या, तो ऐसे ही 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 से संख्या बन तो रही हैं। अब 9 - 3 हो रहा है, तो ऐसे ही 8 - 3 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो 95 इज द आंसर। लेकिन 95 तो मेरे ऑप्शन में है ही नहीं, 95 तो बन नहीं रहा, तो यहां कोई और सा लॉजिक है भाई, यहां पर कोई और सा लॉजिक इसमें लगा हुआ है। अभी देख लेते हैं कुछ और क्या लॉजिक है।
कोई और भी लॉजिक लग रहा है क्या? कोई और भी लॉजिक इसमें लगता है क्या? हाँ, कोई और भी लॉजिक है? अच्छा ऐसे देखो, बाद वाली संख्या कंपेयर कर लो, 5 + 1 6 और 9 -1 हो गया, -1। तो ऐसे ही यहां पर करें, 6 + 1 कितना आ जाएगा, बाहर वाली संख्या 7 और 8 - 1, 8 - 1 7, 77, 77 मुझे ऑप्शन में मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो मुझे चाहिए था, है ना। ये वाला पैटर्न फॉलो अप हो रहा था यहां पर। क्वेश्चन नंबर 27 फिर से आपके पास में ब्लड रिलेशन का आ चुका है कि कविता की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, कविता की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा कि वह मेरे भाई की, यानी कि जो अनीता है, अनीता का जो भाई है, अनीता का भाई है, वह मेरे भाई की इकलौती बहन, भाई की इकलौती बहन कौन हो गई? ये तो फिर से वापस बात अनीता की तरफ ही आ गई। अनीता की भाई की इकलौती बहन की पुत्री है, पुत्री कौन है? कविता, पुत्री है कविता। अनीता के भाई की इकलौती बहन तो अनीता ही होगी ना, कोई दूसरी होगी तो अनीता इकलौती, इस भाई की इकलौती बहन कहां से रह जाएगी फिर? अगर हम कहीं और चले जाएंगे, किसी और को इसकी बहन बना लेते हैं, है ना, बता देते हैं कि ये बहन है, तो इसकी इकलौती बहन कहां से रह जाएगी? अब तो इसकी दो बहनें हो गई ना अनीता के भाई की। तो वापस से ये बात घूम फिर कर अनीता पर ही आ जाती है, और अनीता की बेटी है कौन? कविता। तो कह रहा है कि कविता का अनीता से क्या संबंध है, यानी कि कविता अनीता की क्या लगती है? तो कविता अनीता की पुत्री लगती है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन करने के लिए आपको ऑप्शन ए और दिया हुआ है कि ऑप्शन ए में माता दे रखा है। आप सोचोगे हाँ अनीता तो कविता की माता है, अनीता तो कविता की माता है, ऑप्शन नंबर ए अगर सेलेक्ट कर दिया तो गलत हो जाएगा। हर बार बताता हूं कि लैंग्वेज ये वाली पढ़नी है कि कविता का अनीता से क्या संबंध है, इसका मतलब है कि कविता अनीता की क्या लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कहता है, पढ़ लेते हैं जरा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन मतदाताओं की संख्या को बताती है जो ना तो पुरुष है और ना ही महिला है। ठीक है, A4 मतदाता दिए हुए हैं, B से पुरुष दिए हुए हैं और C से महिला दिए हुए हैं। मतदाता ऐसे चुनने हैं जो ना तो पुरुष है और ना महिला है, यानी कि ना तो बी वाले सर्कल में आ रहे हो और ना ही वो सी वाले सर्कल में आ रहे हो, लेकिन इसमें आ रहे हो। ए वाला जो मतदाता वाला कॉलम है इसमें आ रहे हो, तो ऐसा तो हमें केवल दो ही दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है कि उन मतदाताओं की संख्या को बताना है जो ना तो पुरुष है और ना ही महिला। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट द वोटर्स हु आर नॉट नीदर मेल नॉर फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे आपके सामने। कथन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे कह रहा है कि सभी दरवाजे दीवार हैं। ठीक है, हमने मान लिया सभी दरवाजे दीवार हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई भी अपने आप से एज्यूम्पशन नहीं करनी होती है, जो ये हमसे कह दे वही सही है, वही सही हमको मानना होता है। तो कथन में हमसे कह रहा है कि सभी दरवाजे दीवार हैं। ठीक है, सभी दरवाजे जो है दीवार हैं, सभी दरवाजे जो है वो क्या हैं? दीवार हैं, सभी दरवाजे दीवार हैं। कोई दीवार खिड़की नहीं है, तो कोई भी दीवार जो है खिड़की नहीं है। लो जी भाई साहब, कोई भी दीवार जो है खिड़की नहीं है। कोई दरवाजा अलमारी नहीं है, कोई भी दरवाजा जो है अलमारी नहीं है, कोई भी दरवाजा जो है अलमारी नहीं है। अब अलमारी यहां भी बनाई जा सकती है, अभी दरवाजा और अलमारी की बात करी जा रही है। कुछ दरवाजे फर्नीचर हैं, तो जो कुछ दरवाजे हैं इस तरीके से, ये वाला एरिया हो गया, ये क्या है? फर्नीचर हैं, कुछ दरवाजे फर्नीचर हैं। ठीक है, तो हमसे स्टेटमेंट ये दे दिया गया, ये सारे स्टेटमेंट दिए गए। जो कंक्लूजन है हमसे क्या पूछ रहा है निष्कर्ष में? पहला कहता है कि कुछ खिड़कियां अलमारी और फर्नीचर दोनों हो सकती हैं, कुछ खिड़कियां अलमारी और फर्नीचर दोनों हो सकती हैं। अच्छा, खिड़कियों का अलमारी और फर्नीचर से इस क्वेश्चन में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, लेकिन ध्यान ये रखना होता है इस तरीके के क्वेश्चंस में, जब बात आ जाए हो सकती है, मना तो किया नहीं गया है। इस क्वेश्चन में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि कोई खिड़की अलमारी और फर्नीचर नहीं है। अगर ऐसा कहा जाता तब ये निष्कर्ष जो है गलत हो जाता। तो इसमें हमें इसको निकालना पड़ेगा, ये माना जा सकता है कि कुछ खिड़कियां अलमारी और फर्नीचर दोनों हो सकती हैं। ठीक है, यह कथन जो है सही माना जाएगा। अब कह रहा है कि सभी फर्नीचर खिड़की नहीं हो सकते, सभी फर्नीचर जो है खिड़की नहीं हो सकते, सभी फर्नीचर खिड़की नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। जब बात हो सकने वाली आ जाए,
हो सकने वाली आ जाए, संभावना व्यक्त करी जा रही है, वहां पर आपको ये कथन मानना पड़ेगा। तो केवल निष्कर्ष एक सही है, दो सही है, दोनों निष्कर्ष सही है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत ही ऑप्शन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान से करना, लैंग्वेज पढ़ लेना। हो सकने की बात हमसे इसमें की जा रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर को चुनिए। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को ये हमें इसकी कोडिंग करी गई है, स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ नंबर और हमारे पास में अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। तो RISE इसके लिए हमें निकालना है। अब हमारे पास में कोई और इनपुट तो है नहीं, कोई और इनपुट जब नहीं है तो हम इसी में जाएंगे। तो R के लिए क्या है, R जो है चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर क्या है, 3 है। तो 3 से शुरू होने वाला हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो बाकी मैच कर लेते हैं। I के लिए क्या है, I सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर प्लेसिंग 1 की हो रही है, ठीक है। S के लिए क्या है, S जो है 1 2 3 4 5 छठे नंबर पर है, या लास्ट से कहो 5वें नंबर पर है। तो 1 2 3 4 5 यानी कि S 31S। और E के लिए क्या है, E यहां पर लास्ट में है, E के लिए P हो रहा है, तो 31S, P इज द करेक्ट आंसर, जो मुझे मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि दिए गए प्रश्न में से विषम संख्या शब्द आरेख, आरेख दिए हुए हैं हमें, युग्म को चुनिए। सेलेक्ट द ऑड वन नंबर, ऑड वर्ड नंबर फिगर पेयर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोगों के सामने हमें ये आकृतियां दी हुई हैं, हमको इनमें से जो ऑड है उसको चुनना है इस गिवन में से। अब देखो, एक जो है वर्ग है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, जो भी है, उसके अंदर में इस तरीके से 3 आकृतियां हैं। तो 3 तो सभी के अंदर है, 3 तो सभी के अंदर है। और दूसरा जो सर्कल वाली आकृति है उसके साथ में स्क्वायर शेप है, सर्कल वाली आकृति के साथ में स्क्वायर शेप है, ठीक है। बाद में बाकी ट्राइंगल है, ट्राइंगल है। अब लाइंस की बात करी जाए, जो डायगोनली हैं, ये दोनों लाइंस एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं। ये एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, इसमें जो ये डायगोनल है ना, इसकी इसमें जो एरो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बाकी सब में ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने पेन चला दिया इन पे, अब नहीं दिखाई दे रहे होंगे, अब तो दिखाई दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने क्या कह रहा है हमसे, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है। द फॉलोइंग सीरीज हैज ए मिसिंग टर्म, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, हम निकाल लेते हैं क्या है इसमें, क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। ए के बाद में बी के बाद में डी, तो डी के बाद में क्या आएगा, ए बी, ये तो लगातार है, फिर डी चौथे नंबर पे, सी का गैप कर दिया गया है। जरा इनकी नंबरिंग करना, ए आता है पहले पे, डी आता है 4 पे और एफ आता है 6 पे, है ना। और उसके बाद में बी आता है 2 पे, एच आता है 8 पे और एल आता है 12 पर। ठीक है, देख लेते हैं। डी आता है 4 पर, पी आता है हमारा 16 और एक्स आता है मेरा 24, एक्स आता है 24। अब मेरे से क्वेश्चन मार्क लगवाया गया, जरा देखो, 1 दूनी 2, है ना, मल्टीप्लाई बाई 2, देन मल्टीप्लाई बाई अगेन 2, मल्टीप्लाई बाई 2 करो, मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो आ जाएगा 8, 4 के साथ में इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना होगा 16, इंटू 2 कितना आ जाएगा ये 32। उसके बाद में 6 के बाद साथ में क्या हो रहा है, 6 से 12 मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, इसमें भी 12 मल्टीप्लाई बाई हो रहा है कितना 2, और ऐसे 24 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 2, और यहां पर आ जाएगा 48। अब इसमें क्या है, अल्फाबेट्स पुट करो। तो 8 किसका होता है, एच के लिए होता है। 8 हमें पता है, 8 किसके लिए होता है, एच के लिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एच बन जाएगा एक, तो है ना, 8 के लिए क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। अब आप कहोगे 32 का कैसे बना है, अल्फाबेट तो 26 ही होते हैं। तो 26 के बाद में क्या होता है, दोबारा से शुरू हो जाता है, ए के लिए 1, है ना। तो 32 में से 26 आप घटा दो, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 किसके लिए आ जाता है, ई के बाद एफ के लिए आ जाता है, 6 आ जाता है। एच और एफ जहां दिखाई दे जाए वैसे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब वी के लिए कितना होगा, अब आप कहोगे कि 48 है, तो 48 में से जैसे 26 घटाएंगे तो आ जाएगा 22, और 22 होता है मेरा वी के लिए। यानी कि मैं सही पैटर्न, सही ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, HFV इस सीरीज का नेक्स्ट पद होगा।
दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, ये हमें दिए गए हैं विकल्प। हमें इसमें क्या है, अच्छा यहां पर क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये हमको यहां पर फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, कर लेते हैं भाई, जब इतने सारे क्वेश्चन करें तो ये भी करेंगे। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, पहले ये डिसाइड करो कि ये जो तीसरा नंबर है वो किस तरीके से बन रहा है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 नहीं बनता, 5 की क्यूब 125 और 3 3 9 27, 125 और 27, 5 और 7 12। देखो बना के देखो, इसमें देखो 5 की क्यूब करो और प्लस 3 की क्यूब करो, 5 पंजे 25 पंजे 125 प्लस 3 3 9 27, तो 25 और 20 कितने हो गए, 45 और 7 152, यानी कि बन रहा है। इसके पास में आ जाओ, 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 2 की क्यूब हो जाएगी भाई 8, कितना बढ़िया 8 बनाया। और 6 छिंगा 36 छिक्का कितने हो गए 216, तो 216 और 8 कितने हो गए 224 हो जाते हैं। इसी तरीके से बनाओ, 4 चौक 16 चौका 64, तो ये बन जाता है ना, 8 अट्ठे, सही बनाया ना, 8 अट्ठे 64, हाँ 64 अट्ठे, तो कितना हो गया 8 चौक 32, हाथ से लगे 3, 8 छिंग 48 और 3 51। अब इसको जरा ऐड करो, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 5 576 इज द आंसर। 576 मेरा ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में मुझे क्या करना है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो विषम शब्द और एक संख्या है उसको चुनिए। सेलेक्ट द ऑड वन फिगर नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। नॉन स्टॉप गाड़ी आपकी आज चल रही है, क्वेश्चन नंबर 34 तक हम पहुंच चुके हैं, लगातार बिना थके बिना रुके जारी है सफर। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द आरेख चुनिए। ठीक है, देख लेते हैं, जरा कंपेयर कर लेते हैं। ये सर्किल वाली शेप जो है यहाँ, अच्छा इसको 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर लो जरा, 1 2, इसको 3 और 4 ऐसे नंबरिंग कर लो। तो 1 से पहुंच जाती है 2 में, 2 से पहुंच जाती है 3 में, 3 से पहुंच जाती है 4 में, ओके कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद त्रिभुज है, ये 2 से 3 में पहुंच जाता है, 3 से यहाँ पर 4 में पहुंच जाता है, 4 से यहाँ पर इसको वापस 1 में आना चाहिए, लेकिन डी में नहीं फॉलो अप कर रहा है, तो डी वैसे मेरा करेक्ट आंसर हो गया कि यही वो आकृति है जो बाकी के सारे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, यही वो फिगर है ना, जिसने सारा फिगर बिगाड़ा हुआ है इसका। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि विषम आकृति यहां भी चुननी है। सेलेक्ट द ऑड फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमें एक शेप दी हुई है, ए में बी में, ए वाली भी गलत हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सर्कल है उससे दूसरी तरफ जाता हुआ एरो है, दूसरी तरफ एरो सभी में जा रहा है। फिर उसके बाद में इस तरीके से ये एक जेड शेप मान लीजिए आप इसको, जेड शेप, ठीक है, सभी में आ रही है, सेम है। फिर 2 एरोज हैं, 2 एरोज सब में है, 2 एरो सब में है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ऑप्शन नंबर सी में यहां पर ये मैटर जो है डिफरेंट है, तो ये मेरा इसकी जो है ऑड फिगर हो जाती है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे क्या कह रहा है, देख लीजिए जरा, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। ये कह रहा है कि गेहूं और अनाज आपस में जैसे रिलेटेड है, गेहूं जो है अनाज में ही आता है, तो कहवा किस में आएगा, कहवा के साथ में क्या आएगा, व्हीट ग्रेन है, तो कहवा किस में आएगा, क्या कहवा पत्ता है, भोजन है, स्वाद है, पेय है। हम ये जानते हैं कि कहवा जो है पेय पदार्थों के अंतर्गत में आता है, बेवरेज के अंदर में आता है ना कहवा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, बी डी और एच पी। ठीक है, आज के देख लेते हैं। जैसे ही हमने ऑप्शंस पे नजर डाली तो देख रहे हैं कि पहली टर्म तो जो है सब में सेम है ना, तो बी डी और एच पी ये आपस में कैसे रिलेट है, ये आपस में क्या रिलेशन है इनका, जरा देखो। बी के लिए क्या होता है 2 और डी के लिए होता है 4, एच के लिए कितना होता है मेरे पास में एच आई 8 और पी के लिए होता है 16। ठीक है, क्या बात है ना, आपस में कनेक्शन है। 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 16 हो रहा है। अब सारे में सी एफ है, तो मतलब सी के लिए 3, सी एफ तो सब में आना ही आना है, पहले हमें दिखाई दे रहा है। और एफ के लिए क्या होता है 6 होता है। अब आई के लिए कितना होता है, अगर आई आर को कंपेयर करा जाए तो ये हो गया 9 और आर के लिए होता है 18। बाकी के भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 4 तो इसमें हो नहीं रही है, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सी एफ और एम वाई सेकेंड को इसको करते हैं, तो एम के लिए कितना आ जाता है, देखो 3 और 6 सब में कॉमन है, एम के लिए आ जाता है 13 और वाई के लिए आ जाता है 25।
ऐसे W के लिए आ जाता है 23 और M के लिए आ जाएगा 13 और L के लिए आ जाएगा 12 और Z के लिए आ जाएगा 26। लेकिन ये कहीं भी इस तरीके का रिलेशन मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा, केवल ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सूट लग रहा है मुझे। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है। CF और IR आगे इसकी जगह पर आएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे क्या कह रहा है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 38, पहचानो क्या पैटर्न फॉलो करा गया है। अभी तक आप सारे आसान आसान सवाल करते रहे, पहचान जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। एक नजर इस तरीके के क्वेश्चन में अपने ऑप्शंस पर भी कर लिया करो। तो 5 है, 5 के बाद में 3 का गैप है या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 है, तो 16, 2 32 माइनस 2 30 नहीं आ रहा है। गुणा 1 प्लस 3, 5 गुणा 1 प्लस 3 नहीं आ रहा। 16 और 3 19, 17 तो है, 17 तो लेकिन है नहीं, ठीक है। तो क्या करा जाए, क्या करा जाए, 5 का 16 से कोई संबंध है। गुणा 3 प्लस 1 8 या 24 और 1 25, 25 भी नहीं है, ठीक है। गुणा 4 माइनस 4 8 चौक 32 माइनस 4 28 27 है। गुणा 5 माइनस 9, ठीक, एक बार देखना जरा 5 के साथ में गुणा 5 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 इज टू 16 आ रहा है। 8 के साथ में करना 8 गुणा 8 8 अट्ठे 64 और 64 माइनस 9 इज टू कितना हो जाएगा 55 आ जाएगा। 55 मुझे ऑप्शन में मिल जाता है। कई जगह टेस्टिंग करने के बाद में ये अपने आंसर तक मैं पहुंच पाता हूं। इसमें होता है, सारे काम होते हैं, करने पड़ेंगे एग्जाम में, नंबर लेने हैं तो। 39 कहता है हमारे साथ में कि MANGO को क्या लिखा जाता है, NBOHP नेक्स्ट कर रहा है सीधा, हमें क्लियर पता चल जाती है। तो फुटबॉल को क्या लिखा जाएगा, तो F के लिए आ जाएगा G, O है ना, O के लिए P और P, चूंकि इनमें से कोई भी नहीं वाला ऑप्शन भी दे रखा है तो सारा बना लो। T के लिए U, B के लिए C, A के लिए B और L के लिए M और M डबल M मुझे दिखाई दे रहा है GUPPCBM ठीक है, ऑप्शन नंबर C मिल जाता है मुझे यहाँ पर। प्रश्न आकृति हमें ये दे रखी है तो उत्तर आकृति क्या होगी, यानी कि 1 2 3 चौथी जगह पर क्या आएगा, जो 4th प्लेस है उसकी जगह पर क्या आने वाला है, तो ये मुझे बता दो। ये आकृति है, इसको हमने ऐसे टर्न करा है ना, क्लॉकवाइज टर्न करते हैं 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, फिर 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज अमेट देते हैं, तो भाई साहब ये ऐसे बन जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये आकृति मेरी गलत हो जाती है, चली जाती है। और जैसे इसको टर्न करेंगे तो ये एरो नीचे आ जाएगा और पीछे की तरफ आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा है ना, ऊपर की तरफ, और ये अंदर की तरफ आएगा, यहाँ इसी की तरफ आएगा, इसी के फेस की तरफ, इसी के फेस की तरफ आएगा तो, और आएगा ऊपर की तरफ। तो ए खत्म कर दो, बी खत्म कर दो, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये सब आपको एज्यूम करना भी आना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या विषम अक्षर ज्ञात कीजिए। ऐसे नंबर तो आपको याद होने चाहिए, मैथ के हिसाब से भी आपको कम से कम एक से मतलब शुरू में आपके 25-30 नंबर्स के आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स तो याद होने ही होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 कुछ ऐसा ही जुड़ा हुआ है इन्हीं सब चीजों से। ये हमें दिखाई दे रहा है क्या है, 12 का स्क्वायर है, इनमें से एक चीज ऑड है नंबर लेटर वर्ड, तो उसको निकालते हैं। ये हमारे पास में 13 का स्क्वायर है। अब आप कहोगे ये है क्या है, 11 की क्यूब है, और ये क्या है हमारे पास में 34 का स्क्वायर है। तो जब सारे के सारे स्क्वायर हैं तो उनके बीच में एक क्यूब क्या कर रही है, तो यही तो ऑड है। क्वेश्चन नंबर 42, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक उस श्रेणी के समूह से दूसरा सदस्य होगा, कौन सा दूसरा सदस्य, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाला सदस्य क्या होगा, बताओ जरा। अब जरा इनको पढ़ लो पहले, पटना, भोपाल, दिसपुर, आइजोल, इम्फाल, ये सारे के सारे हमें पता है कि भारत के राज्यों की राजधानियां हैं। तो हमारे ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसी ना किसी स्टेट की राजधानी है। क्या इंदौर कहीं की राजधानी है, उड़ीसा तो खुद एक राज्य है, इलाहाबाद राजधानी नहीं है, कोहिमा जो है ये एक राजधानी है ना, राजधानी शहर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, और आपको राजधानी तो पता ही होंगी, ऐसा थोड़ी है राजधानी भी याद नहीं है भारत के राज्यों की। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा, ये हमें सीरीज दी हुई है, आगे क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क का अगला पद हमसे पूछा गया है। जरा देखो किस तरीके से ये श्रेणी बढ़ रही है, 2 से 5 तक प्लस 3 हो रहा है, 5 से 14 तक प्लस 9 हो रहा है, 14 से 41 तक क्या हो रहा है
27 हो रहा है, प्लस में 27 हो रहा है, 27 से यहां पर क्या हो रहा है 1 और 81 है हो रहा है, तो ठीक है, अगला हमें पता चल ही जाएगा क्या होगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 81 तिया कितने होते हैं 8 तिया 24 और 1 तिया 3, तो कितने हो गए 243। इसमें ऐड कर दो, 243 ऐड करते ही हमें कितना मिल जाएगा 2 और 3 5, 2 और 4 6 और 2 और 1 3, 365। 365 मुझे मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी में। सही है, फास्ट एंड फ्यूरियस चल रही है गाड़ी, चलने दीजिए कृपया करके। क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम संख्या अक्षर शब्दों को चुनिए। रीजनिंग का मतलब होता है तुम्हारा दिमाग खोलना, अपने दिमाग को एक्टिवेट करो, है ना, बाकी और कुछ नहीं करना होता है इसमें कोई। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, विषम को पहचानना है, ठीक है। 3 4 5, 4 5 और 2 4 6, 5 फिर 6 और 1 बढ़ा दिया गया है 7। तो यहां पर सर्कल क्या कर रहा है, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। जो विषम है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 एक बार फिर से आपके लिए, आपके सामने, जो रिलेटेड है किससे, ब्लड रिलेशन से। मोहन एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह मेरी माँ के पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है। मोहन जो है पॉइंटिंग टू ए पिक्चर, मोहन सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर्स फादर, ठीक है। तो क्या कह रहा है मोहन, जो ये व्यक्ति है जिसकी ओर इशारा करता है वो मोहन की जो माता है, जो मोहन की माता, मेरी माँ के पिता, इनके पिता की बात हो रही है कि इकलौते पुत्र का, इकलौता पुत्र कौन होगा, इसकी माता का भाई हो जाएगा। इनका जो पुत्र होगा इसकी माता का भाई हो जाएगा, मोहन का मामा हो जाएगा। तो इकलौते पुत्र का पुत्र है, इसकी भी, इनके भी पुत्र की ओर इशारा ये कर रहा है। इस व्यक्ति की ओर जो है, इस व्यक्ति की पेंटिंग की ओर जो है मोहन ने इशारा किया है। तो ये मोहन का कौन हुआ, मोहन की माता का भाई। ये कौन है, मोहन की माता के भाई की बात हो रही है। तो ये हो गया मोहन का मामा, मामा का बेटा कौन हो गया, ममेरा भाई, मैटरनल कजिन, ब्रदर, है ना, मैटरनल ब्रदर हो गया, जिसकी ओर मोहन ने इशारा किया है, जिस तस्वीर की ओर मोहन ने इशारा किया है। इशारे इशारे में हमारा क्वेश्चन आ गया 46। रहीम अपने घर से उत्तर दिशा में निकलता है, 400 मीटर की दूरी चलकर बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। रहीम को सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्शन हमें दे रखी है, डायरेक्शन हमें सारी की सारी दे रखी है, हमें भी तो पता है डायरेक्शन, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, लिख जा भाई, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, सही है। रहीम अपने घर से उत्तर दिशा में निकलता है, ठीक है। रहीम अपने घर से क्या करता है, उत्तर दिशा में निकलता है और 400 मीटर की दूरी चलकर बाएं मुड़ जाता है। वो 400 मीटर की दूरी चलता है ऐसे करके, 400 मीटर दूरी चलता है, 400, और बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ जाता है, 300 मीटर की दूरी तय करता है, 300 मीटर की दूरी वो तय करता है। मोहन अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो मोहन अपने घर से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। अब बताओ दूरी कैसे निकालोगे भाई, है ना। इसको मान लो मोहन यहां पर आ गया 300 मीटर चल के, इसको अगर यहां से मिला दें तो एक त्रिभुज बन गया, सीधा बाएं मुड़ा था तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो ऐसा समकोण त्रिभुज बन गया, ये ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा तो 400 की है और एक भुजा 300 की है, ये वाली हमें निकालनी है। अच्छा डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो डायरेक्शन इसकी ये वाली कौन सी हो गई, डायरेक्शन हमें पता चल गया, ये हो गई डायरेक्शन इसकी हो गई उत्तर पश्चिम दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा। वैसे उत्तर पश्चिम दिशा वाला मेरे पास में एक ही ऑप्शन है, उत्तर पश्चिम दिशा वाला एक ही ऑप्शन है, यहीं से चूज कर लेता हूं। लेकिन अगर दिशा निकालने की बात आए तो जब हमें यह भुजा निकालनी होती है तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, 400 के स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 500 मीटर। ये चीज हम जानते भी हैं कि एक भुजा 3 4 हो तो तीसरी 5 आ जाती है, अगर समकोण त्रिभुज है तब। तो ये कितना आ जाएगा, 500 मीटर आ जाएगा। तो मोहन अपने घर से उत्तर पूर्व दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। वैसे अगर उत्तर पश्चिम दिशा में, सॉरी, उत्तर पश्चिम दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। उत्तर पश्चिम से ही हमने अपना आंसर वैसे निकाल दिया था, लेकिन अगर ऑप्शन हमें कुछ और कंफ्यूजिंग दे दे तब हमें निकालना जरूरी हो जाएगा। इफ रेड इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड पिंक एंड पिंक इज कॉल्ड स्काई ब्लू, हाउ विल द स्काई अपीयर इन टू एन एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट को स्काई किस तरीके का दिखाई देता है, तो आसमान में हम जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। तो काले को क्या कहा जाता है, काले को नीला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि काले को क्या कहा जाता है, नीला कहा जाता है। और ये हम जानते हैं
कि अंतरिक्ष यात्री को, हमें यहां से जो आसमान नीला दिखाई देता है, अगर स्पेस में चले जाए तो वो हमको काला दिखाई देगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा? इस श्रृंखला का अगला अक्षर निकाल लेते हैं भाई। 48 क्वेश्चन है, बी सी डी, तो ई आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ई आते ही ये खत्म हो गया। बी वो डी, ई का गैप कर दिया, एफ जी का गैप कर दिया, एच तो आई का गैप कर देगा, जे आ जाएगा। तो ई जे हमें यहीं पर ऑप्शन मिल गया अपना। बाकी देखना हो तो एफ जी एच का गैप कर दिया, आई जे के का गैप कर दिया, एल एम एन का गैप कर दो, ओ आ जाएगा। तो ई जे ओ, ई और जे और ओ मेरा आंसर होगा, मुझे पहले ही मिल गया था। 48 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 49 क्वेश्चन है, देखो 49 क्वेश्चन क्या है। 49 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है हमसे कि 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितना आगे आ जाएगी। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितना आगे आ जाएगी। अब देखो निकाल लेते हैं कि 16 मिनट में मिनट की सुई कितना चल देगी। कितना, बात सारी डिग्री में है, अंश में है कि कितने अंश वो आगे आ जाएगी। हम एक बात जानते हैं कि 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 360 डिग्री चलती है। तो 1 मिनट में कितना चल देगी? 1 मिनट में कितना चलेगी भाई? 1 मिनट में चलेगी 60 से इसको भाग कर देंगे तो 6 डिग्री चलेगी। अब बात हो रही है 16 मिनट की, बात हो रही है तो 16 मिनट की। तो 16 मिनट में मिनट वाली सुई कितना चल देगी? 16 छिक्कम 96 डिग्री चल देगी, 16 छिक्के 96। अब बात कर ली जाए घंटे वाली सुई की, जो घंटे वाली सुई है। अब घंटे वाली सुई जो है 60 मिनट में घंटे वाली, क्योंकि मिनट में ही पूछा है ना, 16 मिनट में है ना मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई की अपेक्षा। तो 60 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो 30 डिग्री चलती है 60 मिनट में, ठीक है। तो 1 मिनट में हमने निकाला कितना चलेगी? 1 मिनट में आप कहोगे जी 1/2 डिग्री चलेगी, 60 इधर आ जाएगा। अब बात हो रही है 16 मिनट की, तो 16 मिनट में कितना चल जाएगी? 1/2 की बात है तो चलेगी 8 डिग्री। मिनट वाली घंटे वाली सुई केवल 8 डिग्री चल जाएगी। तो ये 8 डिग्री चलती है, वो 96 डिग्री चलती है, तो ज्यादा कितना चलती है? तो 96 में से 8 घटा दो, आ गया ऑप्शन नंबर सी, 88 तो आ गया। ज्यादा कितना चली? 96 - 8 = 88, 88। निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज के प्रोफेसर को, ये आरेख दिया हुआ है, उसमें क्या है? जो सर्कल है, जो वृत्त है वो कॉलेज के प्रोफेसर को, ठीक है। त्रिभुज डॉक्टर को, जो त्रिभुज है ट्रायंगल है वो डॉक्टर को, ओके। और आयत जो है किसान को दर्शाते हैं, ये आयत जो है ये किसान को दर्शाता है। ये त्रिभुज जो है, जो सर्कल है वो कॉलेज के प्रोफेसर को दर्शाता है, त्रिभुज डॉक्टर को, ये त्रिभुज जो है ये डॉक्टर को दर्शाता है, और ये जो आयत है ये फार्मर को दर्शाता है, किसान को दर्शाते हैं। तो कौन सा अक्षर जो है उसके अंदर ये अक्षर दिए हुए हैं ADXYBZCE, अलग अलग कैटेगरी इनको डिफाइन की हुई है। तो कौन सा अक्षर कॉलेज प्रोफेसर तथा डॉक्टर को दर्शाता है? कौन सा अक्षर जो है कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर को दर्शाता है किंतु किसान को नहीं? अच्छा डॉक्टर भी है, कॉलेज है, अच्छा कॉलेज प्रोफेसर, ये यहां पर कॉमा गलत लग गया है। कॉलेज के प्रोफेसर तथा डॉक्टर को दर्शाता है किंतु किसान को नहीं दर्शाता। देखा एक कॉमा लगते ही कैसे डिफरेंस हो जाता है ना। तो कौन सा अक्षर है जो कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर को दर्शाता है? यानी कि कॉलेज प्रोफेसर से मतलब है सर्कल में आना चाहिए और डॉक्टर से मतलब है ट्रायंगल में आना चाहिए, लेकिन क्या है इस रेक्टेंगल में नहीं आना चाहिए। तो ये जो y है ये क्या है? ये तो तीनों में आ रही है, तो इसको खत्म कर दो। x जो है वो सर्कल में आ रहा है और रेक्टेंगल में आ रहा है, यानी कि किसान में आ रहा है, लेकिन किसान नहीं होना चाहिए। तो बचता है ये वाला एरिया, और इस वाले एरिया को डिनोट करा गया है डी से। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज हेयर, जो हमारा करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन का, ठीक है। तो साथियों इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 3 पूरा हो जाता है। किसका? UPSSC की आने वाली परीक्षा की जो पैट है, आने वाली पैट की परीक्षा है, उसका प्रैक्टिस सेट 3 हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब उम्मीद करता हूं आपने सवाल अच्छे से करे होंगे, अच्छे से ध्यान दे भी रहे होंगे। नेक्स्ट
प्रैक्टिस सेट 4 में मिलेंगे। साथ ही साथ अब आपका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते चले जाएंगे, है ना। और आपको बिल्कुल भी तैयारी स्किप नहीं करनी है, रेगुलर रहना है, बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने, नई चीजें पढ़ने से बचना है। आप अपने रिवीजन पर फोकस कीजिए और मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपके लिए इतना स्कोरिंग है, आप इनमें से जितना ज्यादा सक्सेसफुली सही अटेम्प्ट कर लोगे उतना जो है नेक्स्ट आगे के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। क्योंकि पैट क्या है, पैट तो आपको परसेंटाइल हासिल करने हैं, परसेंटेज अपने नंबर बढ़िया लाने हैं, तब आगे आने वाले जो यूपी ट्रिपल एससी से निकलेंगे फॉर्म, उनको फिल करने के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्कोर आपको इसमें बनाना है। एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखें, जल्दबाजी के चक्कर में गलत ना करें, एक्यूरेसी इसमें बनाए रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।